शिवसेना यूबीटी के गढ़ बांद्रा पूर्व से इस बार उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे जुझारू नेताओं में से एक वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा है। इस बार वरुण का मुकाबला जिशान सिद्दीकी से है। विधानसभा चुनाव यूबीटी पर लगे आरोपों सहित कई मुद्दों पर उनसे विस्तार से बात करते हैं। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू। वरुण, इस बार आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2019 में ये आपका किला ढह गया था, लेकिन फिर एक बार इसे हासिल करने की चुनौती आपके सामने है। प्रेशर फील कर रहे हैं? प्रेशर नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वानरे पूर्व ये पहले भी शिवसेना का गढ़ रह चुका है और 2019 में कुछ गलतियां यहाँ के मतदाताओं से शायद हुई थी और हमारे भी दो उम्मीदवार आमने सामने भिड़ गए थे और इसीलिए वोट डिवीजन के वजह से जिशान एक फ्लूक में जीत गए। लेकिन इस बार सारे जो मतदाता है, मैं जब उनके पास जा रहा हूँ वो खुद से बता रहे हैं कि 2019 में जो हुआ वो हम वापस होने नहीं देंगे। 2024 के चुनाव में हम पूरी ताकत से, पूरा प्यार, पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद तुम्हारे पीछे, शिवसेना के पीछे और मातोश्री के पीछे रखेंगे और इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं सियासत पे आऊँ उसके पहले आप बताइए, आप एक पढ़ाकू विद्यार्थी रहे हैं, डिग्री लेने आप अमेरिका गए, सिविल इंजीनियर बन गए। जब इतना अच्छा प्रोफाइल है और आपका परिवार भी पॉलिटिकल नहीं है, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको नेता बनने का चस्का लग गया? नहीं, आपका बहुत सही सवाल है। यही सवाल मेरे दोस्त भी अक्सर मेरे से पूछा करते हैं। दरअसल जब से मैं कॉलेज में था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तभी से मैं युवा सेना से जुड़ा हूँ और 2010 में जब युवा सेना की स्थापना आदित्य जी ठाकरे जी ने की थी, उसका मैं सबसे पहले जो कॉलेज यूनिट होता है, उस कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने काम शुरू किया था और इसीलिए अलग अलग जो स्टूडेंट इश्यूज होते हैं उसको लेकर मैंने आंदोलन अलग अलग कॉलेज में किए, उसको अच्छा सपोर्ट मिलने लगा और इसीलिए जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मैं शिवसेना युवा सेना के संगठन में मैंने मेरा काम शुरू किया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन की, तब ग्रेजुएशन के दौरान ही यहाँ के विधानसभा के चुनाव थे 2014 के, और आपको याद होगा कि तभी शिवसेना और बीजेपी की युति टूट गई थी। तो मैं शिवसैनिक हूँ, इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि यहीं पर रुककर मैं शिवसेना का काम करूं और विधानसभा में मेरे सारे साथियों का हाथ बटाऊं। पर मुझे मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरा परिवार होगा या फिर मेरे शिवसेना के सारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने मुझे लगता है हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को बताया जाता है कि सबसे पहले तेरी इंजीनियरिंग पूरी कर, तेरी पढ़ाई पूरी कर, बाद में तुझे लाइफ में जो करना है वो कर। वैसे उन्होंने मुझे बताया कि तुझे इतनी अच्छी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है तो तू पहले तेरा डिग्री पूरी कर ले, तेरा कोर्स कर ले, चाहिए तो जॉब वहाँ पर कर ले, फिर वापस आकर तुझे बिजनेस करना है, तुझे राजनीति करना है, तू कर ले। और इसलिए मैं अमेरिका में गया। मैं वहाँ जाकर जब मैं वापस आया उसके बाद मैं आपने जैसे पूछा, वैसे मैं मेरे पापा का जो बिज़नेस है, सिविल इंजीनियर में हूँ, उनका रियल इस्टेट का व्यवसाय है, उसमें हाथ बटा रहा था और मैं शिवसेना संगठन का भी काम कर रहा था। लेकिन संगठन का काम करते वक्त मुझे ये ज़्यादा पसंद आने लगा। मुझे ऐसे दिखने लगा कि सिर्फ एक कोई पार्टी में नहीं, तो राजनीति में ही जो उच्च शिक्षित है उनको बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं और हमें देने के लिए भी बहुत कुछ है। नई टेक्नोलॉजी है, नए प्रचार के माध्यम हम यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए अलग अलग चीज़ें मैं करने की कोशिश करता रहा। पार्टी के नेतृत्व ने भी मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। महाराष्ट्र की हर एक ज़िले में मैं बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ी खुशी से ये कहता हूँ कि मैं एक नहीं 3 बार मैं जा चुका हूँ और इसीलिए संगठन में इतना अच्छा काम करने के बाद आज इतनी कम उम्र में मुझे पार्टी लीडरशिप ने ये अपॉर्चुनिटी दी। आप कह रहे, देखिए आपने अपनी पूरी जर्नी बताया, प्रोसेस ही पूरा बताया, लेकिन जो आपके विरोधी उनका ये कहना है कि सिर्फ आप आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई है, इसीलिए पूरे संगठन में आपको हमेशा बड़े बड़े पद मिलते गए। नहीं, बराबर है कि ये अगर मैं डिबेट एक बार मान भी लेता, अगर मैं 6 महीने पहले अमेरिका से आता और आज मैं चुनाव लड़ता होता। मैंने बताया वैसे 2010 में मैं युवा सेना का यूनिट प्रेसिडेंट था और अगर बात की जाए बड़े बड़े पद मिलने की, तो 2010 से 2018 तक तो मैंने हर एक युवा सेना का छोटे से बड़ा पद है वो लेते हुए मैं ऊपर आया हूँ। कॉलेज यूनिट प्रेसिडेंट था, फिर 2 तालुके की जिम्मेदारी मुझ पर थी, फिर एक जिले की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई। उसके बाद में मुझे जो हमारा जो स्टूडेंट विंग है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दी गई और 2018 में मुझे युवा सेना का सचिव बना दिया गया। 2018 के बाद 5 साल काम करने के बाद पिछले साल मुझे शिवसेना का सचिव बना दिया गया। तो इसीलिए मुझे जो शिवसेना में भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली वो 13 साल काम करने के बाद मिली और मेरा ये जो पूरा जर्नी रहा है
ये मेरे साथ शिवसैनिक काम कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, पर जो मेरे विरोध में आए हैं उन्होंने भी ये सब देखा है। इसको ढेर सारा कवरेज भी आज तक थैंकफुली मीडिया ने दिया है। हम भी पिछले 5-6 साल से एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो और अलग अलग जिले में मिल रहे हैं, अलग अलग विषय पर हम बात कर रहे हैं। इसीलिए ये डिबेट मुझे सच लगती नहीं है। देखिए, मैं अभी प्रतिस्पर्धी हूँ तो मुझ पर कुछ तो उन्हें कहना पड़ेगा, तो वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए पहले जो पार्टी जब टूटी उस समय एक आरोप लगाया गया आपके विरोध, अब चूंकि अब चुनाव लड़ रहे हैं तो एक और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी टूट गई, 2 पार्ट हो गया, लेकिन अब भी उद्धव जी जो है अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आदित्य को पहले उन्होंने मौका दिया, अब उनके रूप में दूसरे, चूंकि आप परिवार का ही सदस्य है, अब आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको विधायक बनाना चाहते हैं, एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उद्धव जी। आप मुझे बताइए कि 2014 में हमारी सत्ता आई, 2014 में उद्धव साहब ने जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे जी सहित, कौन था ठाकरे परिवार का? 2019 में जब उद्धव साहब सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी को यूडी मिनिस्ट्री दी गई। क्या वो हमारे परिवार के, क्या वो उनका सरनेम ठाकरे है? एकनाथ शिंदे जी का क्या बैकग्राउंड था? आज जो उनके साथ जितने मिनिस्टर गए हैं, जो 40 विधायक गए हैं, उनके आप 20 साल पहले का बैकग्राउंड देखिए। मुझे लगता है शिवसेना की यही खासियत है कि एक आम आदमी को उठाकर उसके ऊपर अगर मातोश्री ने, ठाकरे परिवार ने हाथ रख दिया तो उसको खास बना सकते हैं। और यही 40 लोग को आम से खास बनाने वाले मेरे उद्धव ठाकरे साहब है। साहब ने उनको खास बनाने के बाद उनको लगा वो भी बहुत बड़े नेता बन गए हैं और अभी हमें राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये बात तो मुझे लगता है शिवसेना पर लागू ही नहीं होती। आदित्य जी ठाकरे भी जो लड़े हैं, खुद हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने ये पार्टी की स्थापना की। तब से लेकर 2019 तक जिस ठाकरे कुटुंबीय ने, जिस ठाकरे परिवार ने इतने नेताओं को बनाया, उनका लाइफ बनाया, उनका करियर बनाया, जिन जिन नेताओं को बनाया, उनके बच्चे आगे आगे राजनीति में आमदार बने, खासदार बने, पर कोई ठाकरे फैमिली से खुद चुनाव लड़ा नहीं। पहली बार अगर आदित्य जी ने चुनाव लड़ने की बात की तो मुझे लगता है ये सब लोग ने वेलकम करना चाहिए। जो दूसरों को इतने साल आगे ला रहा था, अगर वही परिवार में से एक आदमी आगे आता है तो उसमें गैर क्या है? आदित्य जी भी जब 2019 में चुनाव लड़े तो वो भी 2008 से शिवसेना का प्रचार कर रहे थे। ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक जिधर जिधर शिवसेना के कैंडिडेट खड़े होते थे वो वहाँ जाकर काम करते थे। तो इसीलिए अगर कोई काम करके आगे आए तो मुझे लगता नहीं लोग उस पर कभी कोई सवाल उठाते हैं। लेकिन देखिए, आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि उद्धव जी ने, आप चूंकि परिवार का सदस्य है तो आपका साथ दिया, लेकिन अमित ठाकरे भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो उन्होंने वरुण सरदेसाई के लिए तो परिवार का धर्म मनाया, कब नहीं, देखिए आप उनके लिए नहीं, तो देखिए आप ये समझिए कि अमित ठाकरे जी ये एमएनएस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एमएनएस पार्टी की स्थापना मुझे लगता है 2005 या 2006 में हुई। आज हम 2024 में हैं। पिछले 18-19 साल से वो एक अलग पार्टी है। एमएनएस पार्टी का स्टैंड ये हमेशा शिवसेना के विरोध में रहा है। वो आज जिस सीट से लड़ रहे हैं उस माहिम सीट में हमारा विधायक चुन के आया था, 6 के 6 कॉरपोरेटर हमारे चुन के आए थे। तो जब हमारा सीटिंग उधर एमएलए हो, हमारे 6 के 6 नगर सेवक हो, कॉरपोरेटर हो, और बस उनके दिल में आ गया कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, तो हम क्या सीट छोड़ दें? हम उनके मित्र पक्ष नहीं है। आदित्य के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? नहीं दी, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उनके मित्र पक्ष ये एकनाथ शिंदे जी की जो झूठी मूठी शिवसेना है वो है। एकनाथ शिंदे जी के जो बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनके लिए राज ठाकरे जी ने प्रचार किया था। उनका हाथ उठाकर कहा था कि प्लीज इसको आप वोट दीजिए, लेकिन तो वो कुर्बानी राज ठाकरे जी ने श्रीकांत शिंदे जी के लिए दी थी, लेकिन वही कुर्बानी या फिर वही सैक्रिफाइस एकनाथ शिंदे जी ने उनके लिए किया नहीं। इसलिए ये सवाल मुझे लगता है आपको उनको पूछना चाहिए। दूसरी बात 2019 की जो वो बताते हैं, मैंने आज तक इसके पहले भी बताया गया है कि 2019 में भी वहाँ पर सिटिंग एमएलए ये हमारे पार्टी के थे। वर्ली में सिटिंग एमएलए हमारे पार्टी के सुनील शिंदे जी थे, 6 के 6 कॉरपोरेटर हमारे थे। तो हमने बस हमारा उम्मीदवार चेंज किया, पर उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया आदित्य के खिलाफ। जब वो लड़े थे तभी भी हम जीते थे ना। वो उसके पहले लड़े थे तभी भी हम जीते थे। उसके बाद में वो बीएमसी चुनाव, हार के डर की वजह से आप कह रहे कि उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा।
मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुर्बानी कब होती है, जब आपके पास कुछ हो और आप वो छोड़ दे या फिर आप वो त्याग कर दे। हमारी सिटिंग सीट थी, हमने बस उम्मीदवार नहीं ये किया। आज आप जो बात कर रहे हो दादर माहिम की, उधर हमारी सिटिंग सीट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी देखिए, ये पहले 4-5 दिन ये सवाल बहुत चला। अभी तो जब से शिंदे जी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जब से फॉर्म पीछे नहीं लिया है, तो अभी लोग उनसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, हमसे नहीं, क्योंकि हम तो विरोधी हैं मन से। ये पिछले 18 साल से हमारी विरोधी पार्टी है, तो विरोधी पार्टी से ये सवाल पूछना कितना उचित है लोकशाही में। ठीक है, ये लॉजिक को मान लिया जा सकता है। एक निजी आरोप आपको लेकर लगाया जा रहा है कि जब महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी, उस दौरान वरुण सरदेसाई न किसी सरकारी पद पे थे, न ही विधायक थे। बावजूद इसके आप सरकारी मीटिंगों में बैठते थे, अधिकारियों को आदेश देते थे, आप ऑपरेट करते थे, इस तरह का आरोप लगाते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि भाजपा की एक मोडस ऑपरेंडी है। कोई भी नया चेहरा सामने आता होगा तो वो राजनीति में एस्टेब्लिश होने से पहले ही उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। आप उनकी ये मोडस ऑपरेंडी आप देखें तो जम्मू कश्मीर से लेके आपके सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक उन्होंने हर एक स्टेट में यही किया है। आज उन्होंने मुझ पर जो आरोप किए, और वो आरोप करना मतलब मैं ठीक भी समझता हूँ कि उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा बात करने वाला भी मैं ही था। रास्ते पर उतर के उनके घर के सामने जाके आंदोलन करने वाला कौन था, तो वरुण सरदेसाई था। उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एग्रेसिव कौन था, तो मैं था। इसीलिए उन्होंने मुझ पर क्रिटिसिज्म करना, ये राजनीति के तौर पे ठीक है, मैं समझ भी सकता हूँ। लेकिन उन्होंने जो आरोप किए 2.5 साल में, उसका 1% भी कोई वो प्रूफ कर पाए? मतलब आप किसी मीटिंग में नहीं बैठते थे, नहीं सरकारी बाबू को आदेश देते थे? वो कभी कुछ बता पाए? आज 2.5 साल से तो उनकी सत्ता है। क्या उन्होंने क्या प्रूव कर पाए, क्या बता पाए? आज वो देखिए कैसा होता है कि मैंने बताया वैसे कि कोई आदमी राजनीति में जब नया होगा तो वो खुद एस्टैब्लिश करने से पहले उसके बारे में नैरेटिव तैयार करना, ये उनकी बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी हो गई है। लेकिन अभी लोग भी ये समझते हैं। मैं लोगों में उठने बैठने वाला आदमी हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं घूमने वाला आदमी हूँ। मैंने जैसे बताया, मैंने छोटे से छोटे चुनाव के लिए भी काम किया है, मैंने ऑफिस में बैठकर भी काम किया है, मैंने सभाओं में भाषण देने की भी कोशिश की है, मैंने सोशल मीडिया का भी काम किया। इसलिए शिवसैनिक मुझे जानते हैं। मुझे क्या इनके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं शिवसेना और शिवसैनिकों के भरोसे पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, आपने कह रहा शिवसैनिकों के भरोसे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ा आरोप आप पर, निजी आरोप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता लगाते हैं कि आप वीरप्पन है, शिवसेना यूबीटी को वीरप्पन का गैंग कहते हैं कि अगर हम लोग सरकार आती है तो हम वीरप्पन के इस गैंग पर कार्रवाई करेंगे। कौन ये कहता है? मुझे लगता है, देखिए कि इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है। एक वो डायलॉग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कोई अगर स्टेचर का आदमी बात करे तो उस पर हम टिप्पणी करेंगे। कोई भी ऐरा गहरा नत्तू गहरा उठ के आकर बात करे और हम रिप्लाई करते बैठे, इसके लिए थोड़ी हम बैठे हैं। हमें अपने काम करने दो यार। जो आदमी बात कर रहा है उसका स्टेचर क्या है, कम से कम एक स्टेचर का आदमी बात करे तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा मैं आपकी सीट पर अब बात करता हूँ। आपकी सीट पर मुस्लिम मत भी काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अब लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज के जो मतदाता, उनका भरोसा उद्धव ठाकरे जी पर बढ़ा है। लेकिन जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता को खोया। ऐसे में शायद सिंपैथी का फायदा उन्हें मिल सकता है। इस पर आप क्या कहें? मैं खास करके वानरे पूर्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वानरे पूर्व में लगभग 90,000 मुस्लिम मतदाता है। लेकिन वानरे पूर्व ये ऐसी चुनाव क्षेत्र है जहाँ पर मातोश्री, हमारा जो हम श्रद्धा स्थान समझते हैं, बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव साहब ठाकरे का निवास स्थान है। इसीलिए यहाँ के भी जो मुस्लिम नागरिक है, उनका एक खास नाता मातोश्री से है। मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करके बताना चाहता हूँ। 2017 में महापालिका बीएमसी के चुनाव यहाँ पर हुए, और यहाँ पे एक बहरामपाड़ा करके जो एरिया आता है, जो 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। 100% वहाँ के वोटर्स मुस्लिम हैं। तब तो हम महाविकास आघाड़ी में नहीं थे, हम वो चुनाव अकेले लड़े थे, सब हमारे खिलाफ थे। एमआईएम ने भी वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया था। फिर भी बहरामपाड़ा से हमारे उम्मीदवार हाजी हलीम ये जीत कर आए, हमारे निशानी पे जीत के आए। इसका मतलब क्या है कि मातोश्री पर, शिवसेना पर यहाँ के हर एक मतदार का प्यार है। अब तो हम महाविकास आघाड़ी में हैं, इसलिए तो हमें प्यार मिल ही रहा है। लेकिन
जब हम महाविकास आघाड़ी में नहीं थे, जब हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं थे, तभी भी यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने हम पर प्यार दिखाया। और इसीलिए कल आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, कल शाम को मैंने बैरामपाड़ा की मेरी प्रचार रैली थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे सभी जगह से मिल रही है, सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं से, हर एक पार्ट से मिल रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही डाइवर्स चुनाव क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी है, सभी लोग हैं। यहाँ पर 90% स्लम है। यहाँ पर ऐसे बीकेसी के बाजू में जो बिल्डिंग्स है, ऐसे भी घर है जहाँ 10-10 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। तो डाइवर्स है और सभी क्षेत्रों से, अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर्स, अक्रॉस कम्युनिटी सेक्टर्स, अक्रॉस रिलीजियस सेक्टर्स, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। चिंता का विषय तो होना चाहिए। देखिए, चूंकि एक आमतौर पर हम देखते हैं, जब भी कभी किसी नेता के परिवार में इस तरह की घटनाएं होती तो सहानुभूति स्वाभाविक है उस कैसे होता है कैंडिडेट को मिलता है। नहीं, कैसा है कि उनके परिवार के साथ जो हुआ, व्यक्तिगत तौर पे हम सबको बुरा लगा, क्योंकि किसी के साथ ये होना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं उद्धव ठाकरे साहब और मेरे यहाँ के हमारे जो विभागीय नेता है अनिल परब साहब, उनके साथ मैं उनके घर भी गया। लेकिन आज लोग क्या कह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसीलिए हम हमारे अगले 5 साल का भविष्य क्या आपके हाथ में देंगे। तो फिर 5 साल में अगर वो काम करके दिखा देते, अगर वो अपना अच्छा रिपोर्ट कार्ड बता सकते थे, तो शायद लोग उन पर भरोसा रखते। पर आज 5 साल बाद जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास कौन से विधायक काम है, वो क्या बता पा रहे हैं। यहाँ का हाउसिंग का इशू सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। एक भी हाउसिंग प्रोजेक्ट वो शुरू नहीं कर पाए। वो 5 साल सरकार में रहे, कौन सी अच्छी सरकार का बड़ा काम वहाँ वो यहाँ पर कर पाए। यहाँ का ट्रैफिक की समस्या वो हल कर पाए? नहीं कर पाए। यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनके परमानेंट घर चाहिए थे, वो दे पाए? नहीं दे पाए। तो एज एन एमएलए उनका काम फेलियर रहा है। और इसीलिए मैंने कहा, वैसे पर्सनल लेवल पे शायद लोगों को बुरा लगता हो, सहानुभूति हो, उसका ट्रांसलेशन वोट्स में नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी कैंडिडेट हैं मनसे की तृप्ति सावंत, उन्हीं की वजह से पिछले बार यहाँ पर शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वोट डिवीजन हुआ था। वो खतरा आपको लग रहा है इस बार भी है? क्योंकि थ्रेड जो पिछले बार था इस बार भी उसी तरह से नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और आपने जैसा उसको फ्रेज किया वो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वोट डिवीजन हुआ, इसके वजह से हमें जो हार का सामना करना पड़ा, ये चीज़ जैसे आप समझते हो वैसे वानरे पूर्व का हर एक नागरिक भी समझता है कि पिछले बार वोट डिवीजन हुई और इस वोट डिवीजन के वजह से शिवसेना को अपनी सीट हारनी पड़ी। यही चीज़ मुझे लगता है मुझे लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग खुद से मुझे बता रहे हैं। पिछले बार हमारे वोट बढ़ गए और इसीलिए कोई दूसरा जिसको हमें नहीं चुनना था वो चुनकर आ गया। इस बार हम हमारे वोट बंटने नहीं देंगे। जो शिवसेना की ट्रेडिशनल वोट बैंक है, वो सामने से आके मुझे बता रहे हैं कि बेटा तू अच्छा लड़ रहा है, तू लड़ते रहे, तू लोगों के काम करते रहे। मैं हर एक घर में जा रहा हूँ, मैं लोगों को आशीर्वाद मांग रहा हूँ, लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं 2019 में क्या हुआ वो छोड़ दे, 2024 में हम पूरी ताकत से शिवसेना और मातोश्री के पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बात होगी, एक बड़ा, चूंकि लोकसभा पे मैं वापस आता हूँ, बड़ा हमने एक चंक देखा, मतदाताओं का शिफ्ट था दलित मुस्लिम बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के साथ। और बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने आप लोगों के लिए, यूबीटी के लिए मतदान किया। अब उसी के बाद से एक बातें बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों के समर्थन में अब जो है मौलाना एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर रहे हैं, मस्जिदों से फतवे निकाले जा रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों को मतदान करना है। इस आरोप पर क्या कहना है? देखिए, कौन आरोप से ज़्यादा, मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे नंबर्स की पसंद है। नंबर्स आज ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब जब बीजेपी के साथ थे तब आउट ऑफ 48 सीट्स हम 42 जीतते आते थे। आज शिवसेना नाम उनके पास है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री उनके साथ है, धनुष्यबाण उनके साथ है, अजित दादा वाली एनसीपी भी उनके साथ है, फिर भी बीजेपी और उनकी पूरी अलायंस ये 48 में से सिर्फ 16 सीट जीत पाई। दीज आर द फैक्ट्स। अभी वो क्या आरोप करते हैं, क्यों करते हैं, उसके ऊपर क्यों जाना। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो मुस्लिम समाज है, जो दलित समाज है, वो 2014 और 2019 में क्या शिवसेना जब हम उनके साथ थे हमें वोटिंग करता था? नहीं करता था। वो तब भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को ही करता था। फिर क्यों हम 42 सीट जीतते थे? तब भी तो सामने ही वोटिंग होती थी उनकी। आज जब हम उद्धव ठाकरे साहब और उन पर प्यार करने वाली जनता ये महाविकास आघाड़ी में आ गई, तब हम हमारा जो वोट बैंक है वो भी उद्धव साहब इधर लेकर आ गए
और वो एक वोट कंसोलिडेशन करने में हम यशस्वी हो गए। हमारे खुद के वोट प्लस ट्रेडिशनल कांग्रेस और एनसीपी के वोट जब जुड़ गए, तब हमने 48 में से हम लोग 32 सीट जीत पाए। और ये बीजेपी जिनके पास 200 विधायक है, 288 में से 200 विधायक आज बीजेपी के साथ है, फिर भी 48 में से सिर्फ 16 सीटें लोग। मतलब ये जो उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि अब मौलाना आप लोगों के समर्थन में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करते हैं, फतवे निकालते हैं, मस्जिदों से ऐलान होता है, इसमें कोई तथ्य है? आप मुझे एक बताइए कि इनको क्या हक बनता है हम पर ये सब बातें करने की, जब हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी ये खुद पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब का केक काटते हैं। ये तो हमने सबने आपके ही द्वारा लाइव टीवी पे देखा है। तो हमें जो मतदान, अगर मुस्लिम मतदाता हमें मतदान कर रहे हैं, वो तो हमारे देश के ही नागरिक हमें कर रहे हैं ना। इनको वोटर आईडी हमारे देश के ही लोगों ने दिया है, हमारे ही लोकतंत्र का वो एक हिस्सा है। उनके वोट अगर हमें आने लगे तो इनको आपत्ति है। हमें तो हिंदू भी वोट कर रहे हैं, हमें तो मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं, हमें तो दलित भी वोट कर रहे हैं, हमें तो क्रिश्चियन भी वोट कर रहे हैं, हमें तो सिख भी वोट कर रहे हैं, इसीलिए हम जीत रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं है, ये क्या हमें बात बताते हैं? इनकी माइनॉरिटी सेल नहीं है, इनके पत्रक उर्दू में नहीं निकलते, ये इनको क्या हक है हमारे हिंदुत्व के बारे में पूछने की? वो कहते हैं वोट जिहाद से आप लोग जीते हैं। वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे, उनके कहने से क्या होता है? बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है, हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ा है। बीजेपी कौन है हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले? अरे बीजेपी ने ये भूल नहीं जाना चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की उंगली पकड़ के वो इस राज्य में बड़े हुए, वो इन्होंने भूल नहीं जाना चाहिए। आज भी उद्धव ठाकरे साहब पर इतनी बड़ी अमाउंट में लोग प्यार कर रहे हैं कि आपने हमसे सब छीन लिया, आपने हमारा नाम छीन लिया, आपने हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया, आपने हमारे 13 सांसद 40 विधायक छीन लिए, फिर भी हम वापस खड़े रहे और आपको घर पे बिठाया है। आने वाले 23 तारीख को देखिए आप हालत क्या होती है इनकी। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं 23 तारीख को आप जीत का भरोसा दिला रहे हैं। आखिरी चंद सवाल, अब चूंकि अब सियासत में हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज हम देख रहे हैं। इन सब के बीच आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सियासत और परिवार को हमेशा अलग रखा जाता था, परिवार बढ़ गए, सत्ता सियासत के चक्कर में परिवारों में दूरियां बढ़ गई, आपको भी लगता है? हुआ है ना। और ये सब बीजेपी ने जो किया है ये बहुत ही खेदजनक है। बीजेपी की सत्ता आने से पहले ऐसे सब नहीं होता था। और मुझे लगता है कि परिवार यानी सिर्फ एक कॉमन सरनेम होने को परिवार नहीं कहते। तो हमारी जो शिवसेना थी, हम सब जो कार्यकर्ता थे, जो हम सब शिवसैनिक थे, हम भी एक परिवार थे। हमारा परिवार इन्होंने तोड़ा, और वो उस गलती के लिए या फिर उस गुस्ताखी के लिए महाराष्ट्र इनको माफ़ नहीं करेगा। शरद पवार साहब का परिवार इन्होंने तोड़ा, उसकी सज़ा तो इनको लोकसभा में लोगों ने दे दी है, विधानसभा में वापस देंगे। तो ये जो गंदी राजनीति, परिवार यानी हमारी जो पार्टी थी, हमारा संगठन जो था, वो भी हमारा परिवार था, वो इन्होंने तोड़ा है। उसके लिए लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की, मुंबई की एक बड़ी आबादी जिनको लगता है, क्योंकि अब सियासत और परिवार का जिक्र हम करें, इनको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी राज साहब फिर एक बार साथ आए मराठी मानुस के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के वैभव। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये चीज़ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। आज मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बताया कि एमएनएस पिछले 18 साल से एक अलग पार्टी है। उनके अलग विचार है, उनकी अलग सोच है, अलग लोगो है, अलग नेता है, अलग कार्यकर्ता है और अलग मतदाता है। वो उनके विचार रखे, हम हमारे विचार रखे और मतदाता डिसाइड करेंगे। आज तक मतदाताओं ने पिछले 18 साल में कम से कम 25-30 चुनाव हुए होंगे, ज़्यादा ही हुए होंगे। हर एक बार हमें चुना है। फिर भी ये सब डिबेट हमेशा चुनाव आते ही मीडिया में क्यों शुरू हो जाते हैं, मुझे पता नहीं। आप पिछले इतने सारे सालों के आप रिकॉर्ड निकालिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के बाद भी, हमारा चुनाव चिन्ह और नाम छीनने के बाद भी हमने 9 सांसद जिताए ना मोदी जी के खिलाफ। एमएनएस का क्या स्टेटस था? 0 ही है। मोदी जी के साथ भी 0, मोदी जी के खिलाफ भी 0। तो ये सब सवाल क्यों उठाए जाते हैं मुझे पता नहीं है। और
किस पार्टी के साथ अलायंस करनी है नहीं करनी है ये तो पार्टी के नेता नहीं, ये सब मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि ये सब पार्टी के नेता डिसाइड करते हैं। मेरे तरह कार्यकर्ता नहीं डिसाइड कर पाता। मैं कैसे इस बात पे कमेंट करूँ? मेरे लिए तो वो एक अलग पार्टी है। वो आज मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो उम्मीदवार है वो मेरी प्रतिस्पर्धी है। और मेरा, आपने ये पूरे इंटरव्यू भी देखे, आप पहले भी देखिए, मैंने राजनीति में मैं एक एथिक पालता हूँ कि मैं सिर्फ पब्लिक लाइफ पे बात करता हूँ। मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पे बात नहीं करता। आज भी मैंने जो कुछ कमेंट किए, टिप्पणियाँ की है, उन सब की पब्लिक लाइफ पे, उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पे मैं बात करता हूँ। तो इसीलिए मेरे सामने के जो प्रतिस्पर्धी है उनका जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस रहा है उस पर मैं बात करूँगा। मैं लोगों के सामने मेरी विजन रखूंगा, लोग तय करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूंकि अगर मान लीजिए महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो क्या फिर एक बार वर्षा निवास स्थान में या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बैठेंगे? मान लीजिए नहीं, मुझे तो पूरी गारंटी है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। और मेरी और मेरे साथ महाराष्ट्र की दिल की यह इच्छा है कि उद्धव ठाकरे साहब फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गद्दारी कर हमारे साहब को वो कुर्सी छोड़नी पड़ी, ये हम कोई भूला नहीं। हमें उस बात का बदला लेना है। हमें फिर एक बार उद्धव ठाकरे साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना है। और इसीलिए हम सब अब जुड़ गए हैं, हम भिड़ गए हैं और महाराष्ट्र की जनता हमें साथ देगी। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार ये महाविकास आघाड़ी के चुनकर आएंगे और बाद में का जो कोई डिसीजन है वो तो बड़े स्तर पर होगा। पर एक शिवसैनिक होते हुए इस नाते मेरी तो ये इच्छा है की फिर एक बार मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की ये शब्द हमें सुनने हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे वरुण सरदेसाई। इनका साफ तौर पे कहना है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। साथ ही में जिन लोगों ने परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, उसे जनता सबक भी सिखाएगी। कैमरामैन अरुण और संतोष के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।